कम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे चूँकि रोज़े के दौरान हमारी रोज़मर्रा रूटीन, खाने पीने के औकात और जिस्मानी सरगर्मियों में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग रमज़ान में जिस्म में अकड़ाव, फिर आप ये कह लें कि कमर दर्द, गर्दन और कंधों में दर्द या फिर थकन की शिकायत करते हैं और फील हो रही होती है। बाज़ औक़ात पानी की कमी, गैर बैलेंस जो हमारी ये जो खुराक होती है या कम जिस्मानी हरकत भी हमारे पट्ठों या फिर जोड़ों पर असरअंदाज होती है। ऐसे में फिजियोथेरेपी ना सिर्फ दर्द को कम करने में मदद देती है बल्कि हमारे जिस्म को मुतहरक रखने, फिर हमारे जो मसल्स होते हैं उनको मजबूत करने और ये कहें कि दुरुस्त एक प्रोसीजर बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि रमज़ान के दौरान जिस्म को सेहतमंद और फाल कैसे रखा जा सकता है, रोज़े की हालत में वर्जिश के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और वो कौन सी सादा आदत हैं जो हमें कमर और जोड़ों के दर्द से महफूज रखने में मदद दे सकती हैं। बिल्कुल ऐसी और इसी पे बात करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मानूर हमारे साथ मौजूद हैं। मानूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, पक्की बात है, बहुत अच्छा जा रहा है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस तरह हमने अपने इंट्रो में कहा कि रमज़ान में भी क्योंकि बहुत सारी और जहाँ पे बीमारियाँ होती हैं वहाँ पे क्या आप समझती हैं, क्योंकि आपका तो इस फील्ड से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, कि फिजियोथेरेपी के मरीज़ों में भी इजाफा हो जाता है और वो कौन सी गलत रूटीन होती है जो रमज़ान में लोग अपनाते हैं? बिल्कुल इजाफा होता है। गलत रूटीन बेसिकली ये होती है कि आप एक तो पानी का कंजम्पशन कम है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। डेफिनेटली होगा कब, हाँ, क्योंकि वो तो ज़्यादा कर ही नहीं सकते आप। यस, बट देयर आर वेज टू रिप्लेनिश दैट वाटर इनटेक। उसमें आपका ये होता है कि अगर आप इफ्तार से सहूर के बीच में 6 to 8 ग्लास आपका टारगेट रहता है पानी का, तो आपको पानी की कमी महसूस नहीं होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दे फील लाइक हम रोज़ा रखा हुआ है तो हम इनएक्टिव रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज इज़ अ गुड फिज़िकल एक्टिविटी, लेकिन वो स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की जगह नहीं ले सकती है। ठीक है, बहुत सेडेंट्री कुछ लोग अपना लाइफस्टाइल गुजारते हैं रमज़ान में, और जो उनका फूड कंजम्पशन होता है वो बहुत अच्छा हो सकता है, पर वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं करते। वो फ्राइड फूड की तरफ चले जाते हैं, जंक फूड की तरफ चले जाते हैं, एक्सट्रीम मीठे की तरफ चले जाते हैं। तो इस वजह से ऑब्वियसली हमारे पास मसल स्पैज़म की कंडीशन ज़्यादा आती हैं, जॉइंट पेन की कंडीशंस बढ़ती हैं, एंड दे फील लाइक दे डोंट हैव एनर्जी। तो उसकी वजह से वो थके थके रहते हैं। तो ये एक कंडीशन जो हम देखते हैं रमज़ान में यूजुअली पेशेंट्स में ज़्यादा। अच्छा, डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो सिर्फ कमर के दर्द के लिए होता है, तो हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो क्या अब मैं चाहती हूँ कि देखने वाले लोगों को आप ये बताएं कि किस तरह से आप तक आ सकते हैं लोग हर उस बीमारी के लिए जो उनको है। यस, इट्स अ वेरी वेरी वास्ट डोमेन। पहले तो अगर हम डोमेन में जाएं, उसके बाद फिर सब टाइप्स में जाते हैं उसके अंदर। डोमेन सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं जी, मस्कुलोस्केलेटन मोस्ट कॉमन। इसमें मस्कुलोस्केलेटन का नेम इंडिकेट कर रहा है मसल्स एंड स्केलेटन। ठीक है, तो इसमें आपकी बैक पेन भी आ जाती है, गर्दन आ जाती है। रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में ये होता है कि आपका स्पाइन से कोई डिस्क बल्ज हो रहा है या प्रोलैप्स आ रहा है, जिसको कहते हैं निकलना अपनी जगह से, तो फिर आपकी नर्व्स इम्पिंज हो रही हैं, आपके हाथों में सेंसेशंस आती हैं नर्व इम्पिंजमेंट की, तो वो बहुत पेनफुल एक सिचुएशन होती है। इसके अलावा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पेरेंट्स हम सब देखते हैं कि उनकी घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है। बिल्कुल, तो ये मस्कुलोस्केलेटन में। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन पिछले दिनों इस्लामाबाद में भी बहुत एक पेंडेमिक चला हुआ था एक तरह से, फ्रोजन शोल्डर का, एडिस कैप्सुलाइटिस, रोटेटर कफ पैथोलॉजी होती है, ये सारी मस्कुलोस्केलेटन में आ जाती है। ये एक डोमेन है। फिर न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक डोमेन है जिसमें आई एम द न्यूरो रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर। उसमें आपके जितनी भी न्यूरो कंडीशन, जिसमें के स्ट्रोक जिसको फॉलेज कहते हैं, पार्किंसंस, सेरेब्रल पाल्सी जो बच्चों में होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो अगर किसी वजह से उसके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आती है, उनकी बॉडी में मोटर डिसफंक्शन आता है बच्चों में। और इसके अलावा जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है न्यूरोलॉजिकल में। इसके अलावा आपके पास जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एक्सीडेंट हो गया है, ट्रॉमेटिक स्पाइनल इंजरीज जितनी भी होती हैं, जिसकी वजह से आपको पैरालाइज हो जाता है, कभी कभी दोनों टांगें रह जाती हैं, कभी लेवल जितना ऊपर होता है इंजरी का उतना ज़्यादा बॉडी का लेवल पैरालाइज होता जाता है। अगर गर्दन से गया है तो हाथ भी गए और टांगे भी गई। तो इन सारी कंडीशंस में न्यूरो रिहैबिलिटेशन यूज़ होती है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, 6 months to समटाइम्स ईयर्स चलती है। उसमें हम अगर हम एक फ्लिकर भी मिल जाता है ना मूवमेंट का, तो हम उसको पकड़ते हैं, उसको इन्हांस करते हैं, उसको मोबिलिटी की तरफ लेके आते हैं मरीज़ को। ये हो गया न्यूरो। अब तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड वुमेन हेल्थ। वुमेन हेल्थ का ताल्लुक होता है बच्चों के साथ डिलीवरी के बाद जो फीमेल्स में बैक पेन आता है, क्योंकि
एपिड्यूरल जो आपको इंजेक्शन लगता है उसके बाद बैक पेन मोस्ट कॉमन है, उसके लिए फिजिकल थेरेपी यूज़ होती है। यूरिनल जो यूरिन इनकंटिनेंस हो जाता है, ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहता, उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ईजी एक्सरसाइज होती हैं जो पाकिस्तान में अभी तक लोगों को इस चीज़ की तरफ रुझान नहीं है। नहीं है। पीपल वुमेन आर सफरिंग ऑल्दो द पेल्विक फ्लोर जो मसल रिहेबिलिटेशन है वो बहुत ईजी एक्सरसाइज होती हैं, कुछ चंद पॉइंटर्स होते हैं। फिर आ जाते हैं हम जीरियाट्रिक की तरफ, जो ओल्ड एडल्ट हैं इनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आ जाता है और मसल वीकनेस भी आ जाता है, स्पॉन्डिलाइसिस भी आ जाता है। स्पॉन्डिलाइसिस में ये है कि एज रिलेटेड जो रीजनरेटिव चेंजेस होते हैं ऑन योर स्पाइन, बिल्कुल। तो वो सारी स्पाइन की जितनी भी कंडीशन होती है वो आ जाती हैं। अब ये अपने आप में एक डोमेन है। फिर बच्चों की जो पीडियाट्रिक्स हैं उसमें सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनको कोई ना कोई ट्यूमर अगर फॉर एग्जांपल ब्रेन में है वो रिमूव हुआ है उसके बाद। अब ट्यूमर से याद आया, पोस्ट सर्जिकल किसी को टोटल नी रिप्लेसमेंट हुई है, किसी की टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई है, उसके बाद वो चलेगा फिजियोथेरेपी से ही। और अगर प्रॉपर फिजियो हो रही है तो विद इन 2 वीक्स यू शुड वॉक। और एग्जैक्टली। अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं हो रही है तो आप 2 साल बेड पर हैं और फिर बेड सोर्स बन सकते हैं। बेड सोर्स कुछ इतने एक्सट्रीम होते हैं कि आपकी हड्डियाँ विजिबल हो जाती हैं और बेड सोर्स का कोई इलाज नहीं है। अच्छा मानूर, मैं ये चाहूँगा जिस पॉइंट पे अभी आप आई हैं कि नी रिप्लेसमेंट है या फिर हिप रिप्लेसमेंट है या एनीथिंग जो रिप्लेस होती है, उसमें तो आपको डॉक्टर बताते हैं ना कि आपने फिजियोथेरेपी करवानी है, उसके पास जाना है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी इज़ अ नॉर्मल थिंग। लोग डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं कि हो सकता है कि फिजियोथेरेपिस्ट हमारा थोड़ा सा थेरेपी करे तो हम ठीक हो जाएंगे। सो हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम इसको बिल्कुल लीस्ट में रखते हैं। इसकी क्या वजह है कि हमारी लीस्ट प्रायोरिटीज़ में अगर ये रिप्लेसमेंट वगैरह ना हो, कहीं कमर दर्द है, कुछ इस तरह का है, तो पहले किसी हकीम को ढूंढेंगे, फिर किसी टोटके को ढूंढेंगे, फिर कि अम्मा जी या दादी के बताए उस टोटके को आजमाएंगे, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो कहेगा जी कि आपको फिजियोथेरेपी करवानी है, फिर भी हम सोचेंगे और फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी करेंगे, हालांकि कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। इनफैक्ट ये जो दूसरे आप सर्जरी करवा के आ रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपने मेडिसिन निकर्सा यूज़ की है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो होता बेसिकली ये लैक ऑफ नॉलेज है स्टिल पाकिस्तान में। काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है विद इन, हमने देखा है 5 to 10 ईयर्स लोगों में काफ़ी रुझान आ गया है फिजियोथेरेपी का। लेकिन ये है कि आपको ये सोचना चाहिए कि फ़र्स्ट यू गो टूवर्ड्स फिजिकल इंटरवेंशंस। अब सर्जन्स, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सर्जन्स, दे आर द बैकबोन ऑफ आवर मेडिकल कम्युनिटी। सर्जन्स नहीं होंगे तो ज़िंदगी नहीं चल सकती है। लेकिन ये है कि सर्जरी शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि यू आर लिटरली कमिंग अंडर द नाइफ। कॉम्प्लिकेशंस बड़ी होती हैं, आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं वो, समटाइम्स देयर इज़ ऑलवेज अ चांस दैट यू विल नेवर वेक अप फ्रॉम दैट एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो इट शुड ऑलवेज बी द लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज इट्स अ नाइफ। तो आप अगर फिजिकल एक्टिविटी पहले ट्राई करें, उस अगर फिजियोथेरेपिस्ट आपको बोलता है, फॉर एग्जांपल अगर हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, हमारे पास कुछ ग्रेड्स होते हैं। फिजियोथेरेपी फर्स्ट या सेकंड ग्रेड तक फिजियोथेरेपी देगा। अगर उसको लगता है कि उसके हाथ से बात निकल गई है, अब सर्जरी होगी, फिजिकल थेरेपिस्ट दे आर इक्विप्ड एंड दे आर दीज प्रैक्टिशनर हैं, उनको पता है, वो रेफ़र कर देगा आपको, खुद रेफ़र कर देगा सर्जरी की तरफ कि अब आप सर्जरी की तरफ पहले जाएंगे। ठीक है। वो बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की एज 60 ईयर्स है तो वो कहता है कि चलो अगर टोटल नी रिप्लेसमेंट हो जाती है तो उस नी रिप्लेसमेंट की जो लाइफ है इट विल लास्ट अराउंड, डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ दैट रिप्लेसमेंट कि वो क्या मेटल यूज़ करें, मे बी सपोज इट विल लास्ट अराउंड 10 to 15 ईयर्स, तो इट्स फाइन। फिर आप उसको कहते हैं कि ठीक है आप सर्जरी करवा के आ जाएं, उसके बाद हम रिहैब देंगे, पोस्ट सर्जिकल रिहैब 2 वीक्स का, यू विल बी बैक ऑन योर फीट, आपकी पेन ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए फिजिकल थेरेपी शुड, मतलब जो आपकी मस्कुलर स्केलेटल कंडीशंस हैं या जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में येस एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है। यू कंटिन्यू विद योर मेडिसिन एज वेल, उसको आप नहीं डिसरप्ट करते, लेकिन साथ में फ़िज़िकल थेरेपी इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंपॉर्टेंट होती है, स्पीच थेरेपी इंपॉर्टेंट होती है। बाहर की कंट्रीज़ की जिसमें आप बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज फील्ड्स दे आर वर्किंग टुगेदर इन द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड इट हेल्प्स द पेशेंट आउट। यहाँ पे कुछ हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं बड़े शहरों में, वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है कि पहले जो है आप मेडिसिन है, फिर सर्जन आ रहा है, फिर अब फिजियोथेरेपिस्ट अपने टाइम पर आ रहा है, वो देख के जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में अभी ये सिस्टम नहीं है, इसलिए मिसकंसेप्शंस बहुत हैं जी, फिजियोथेरेपी मसाज है और
बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि क्या करते मतलब हैं, वही बात है समझ ना नहीं जो आपने आता। पहले जिक्र किया कि अवेयरनेस का लैक है, नहीं है अवेयरनेस Yes. लोगों के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, और आ जब रही जैसे मैंने बताया कि इतना बड़ा डोमेन है, इसमें इतना कुछ है करने को कि यू फील बैफल्ड व्हेन समबडी इन दिस सेंचुरी एंड एट दिस टाइम कम टू यू एंड बी लाइक मसाज थेरेपी, एंड आई एम लाइक सही। अच्छा डॉक्टर मानून, मुझे ये बताएं कि अक्सर एक जो कॉमन पेन है वो देखा गया है ख़वातीन में ज़्यादा, जो एज वाली हैं, जॉइंट्स पेन उनका देखा गया है घुटनों में, उनके लिए क्या आप प्रेफर करते हैं एक्सरसाइज जो घर में रहते हुए भी कर सकें? देखिए जॉइंट पेन सबसे पहले तो हम लिंक करेंगे ना जॉइंट को कि जॉइंट के अराउंड क्या स्ट्रक्चर है? जॉइंट के अराउंड आपका मसल भी है, अगर मसल नहीं होगा, जॉइंट को सपोर्ट आपका मसल कर रहा होता है, जॉइंट के अंदर आपका फ्लूइड होता है। अच्छा, और ऑब्वियसली देयर इज़ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। जॉइंट अगर आप मूव नहीं करेंगे तो जो आपका जो जॉइंट फ्लूइड है उसकी मोबिलिटी नहीं हो रही, वो उसको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, सर्कुलेशन नहीं आ रही, न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड हो रहा। आपका जो मसल है, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, दैट्स द रूल इन एनी आपकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं उसमें। आप मसल्स को यूज़ नहीं करें तो जो मसल आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं वो उल्टा एट्रोफी की तरफ जा रहे हैं, वो उल्टा और वीक हो रहे हैं। तो आपका जॉइंट तो पेन ऑलरेडी थी, आपने मूवमेंट बंद कर दी, उसके अराउंड जो मसल्स थे अब वो भी वीक हो गए। आपको करना ये चाहिए था कि आपके जब जॉइंट में पेन स्टार्ट हुई है, आप उसके अराउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं आप उनको इम्प्रूव करें ताकि वो चीज़ कंपनसेट हो जाए। बिल्कुल कंपनसेट हो जाती होती है, दैट इज़ हाउ फिजिकल थेरेपी वर्क्स। हम आपके मस्कुलेचर को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि इट सपोर्ट्स योर जॉइंट्स एंड देन यू आर एबल टू, बेसिकली मकसद क्या होता है, पेन नहीं हो और आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, आपकी मोबिलिटी मेंटेन रहे, आप चलते फिरते रहें, अपनी डेली एक्टिविटीज़ आप करते रहें। दैट इज़ द गोल ऑफ फिजिकल थेरेपी। सही। अच्छा मुझे मानो लास्टली ये बताइएगा कि पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बैठने का पोस्चर, आपके चलने का पोस्चर, मतलब हर चीज़ में, आप अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं उसमें भी पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने नमाज का स्टार्ट में जिक्र किया था कि नमाज जो लोग पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने देखा ना कि जब आप रुकू में जाते हैं या फिर सजदे में जाते हैं, आपके तो एक तो पोस्चर ठीक नहीं होते और दूसरा वहाँ पे ना आपने इस तरह लग रहा होता है कि आपके पीछे कोई लगा हुआ है कि आपने इतनी तेज़ी से पढ़नी है, तो इंस्टेड ऑफ कि आपको कोई सुकून मिले वहाँ पे आपको कमर दर्द या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पे भी हमें स्टे करके किसी भी काम को करना है तो बड़े उसके सलीके के साथ और पोस्चर के साथ करना चाहिए। ये कितना ज़रूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्चर अगर आपका करेक्ट नहीं होता तो ही ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा लीन करती हूँ, राइट साइड पे लीन नहीं करी, तो राइट साइड मेरी बिला वजह वीकनेस की तरफ जा रही है, वही चीज़ हो गई, आई एम नॉट यूजिंग इट, आई एम लूजिंग इट, ठीक है। तो जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ठीक तरीका ये है, अगर आप खड़े हुए तो योर स्पाइन शुड बी वेरी स्ट्रेट, ठीक है, और अगर आप रुकू में हैं, अगेन योर स्पाइन शुड नॉट बी कर्व्ड लाइक दिस, इट शुड बी स्ट्रेट, योर बैक शुड बी स्ट्रेट। और जब आप सजदे में जाते हैं तो आप मेक श्योर कि आपका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इवनली बिटवीन योर हैंड्स, फोरहेड, योर नीज एंड योर फीट। तो फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इनफैक्ट इट हेल्प्स क्योंकि जब आप उस पोजीशन में जाते हैं आप लिटरली आपकी स्पाइन में से एक्स्ट्रा लोड आप कम कर रहे हैं। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था कि सिंपल मूवमेंट्स क्या हो सकती हैं, दिस इज पार्ट ऑफ दैट सिंपल मूवमेंट। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, जो कि फिजियोथेरेपी के हवाले से हमने एक इन डिटेल सेशन किया है डॉक्टर मानून के साथ। ख़वातीन रोज़ात, मुझे गज़ल शफ़कुर, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।